हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजीत कुमार, आपका अपना चैनल प्रोडक्ट्स बीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। और हम आपको बता दें कि पिछले क्लास में हम लोग जो आपका फोर्थ चैप्टर एक्सक्रेशन था उसका क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन हम लोग मिलकर किए थे और एक एक क्वेश्चन का हम लोग को आंसर बनाए थे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों। उसी तरीका से आज हम लोग जो आपके अगले साल जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं, यानी कि फाइनल पेपर जब अगले साल यानी 2021 में जब आप देने वाले हैं और जो आपको फाइनल पेपर में क्वेश्चन पूछी जाएगी इस चैप्टर यानी एक्सक्रेशन से, उससे संभावित प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं। वो भी पहले ऑब्जेक्टिव के लिए और फिर ये हो जाने के बाद हम सब्जेक्टिव का क्वेश्चन लाएंगे। तो चलिए आज देखते हैं संभावित प्रश्न, वो भी आपका उत्सर्जन यानी एक्सक्रेशन चैप्टर का, और वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि संभावित यानी संभावना है कि जो आप पेपर देने वाले हैं उसमें ये जो है आपका ये इस वीडियो से आपका क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। इसी में से क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना रहेगी, ये संभावना जताया जा रहा है, इसलिए आप ध्यान से पढ़िएगा। और एक एक क्वेश्चन हमें नहीं लगता है कि आपको छूटेगा, क्योंकि आप थ्योरी पढ़े हैं, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन किए हैं, सब में आप एनालिसिस किए हैं कि जो आप थ्योरी पढ़े उसी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और अगले साल भी पूछा जाएगा, इसलिए लाया गया है। चलिए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और उस पर फिर बात करेंगे। तो क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रोटीन के उपापचय से कौन से पदार्थ उत्सर्जित होती है। यानी कि हमारे बॉडी में जो प्रोटीन होती है, बॉडी में जैसे कहने का मतलब हम भोजन ग्रहण करते हैं उसके द्वारा हमारा प्रोटीन मिलता है, और बॉडी में क्या रहता है एमिनो, वो दोनों मिलता है तो एक विखंडित होती है। दोनों मिलने के बाद वो टूटता है, यानी दोनों जब भोजन जो आपका मेटाबॉलिक क्रिया होता है उसके साथ जब होता है तो टूटती है, और टूटने के बाद कुछ उत्सर्जित पदार्थ वो बाहर निकलता है जो नाइट्रोजन युक्त होता है। वो आपका होता है अमोनिया भी रहता है, यूरिया भी रहता है, यूरिक अम्ल भी रहता है। अब कहिएगा कैसे, तो हम आपको बता दें कि थ्योरी में हम आपको बताए थे कि ये जो आपका प्रोटीन है, ये प्रोटीन और एमिनो अम्ल जब एक साथ मिलता था यानी भोजन ग्रहण करने के बाद, और आपका जो मेटाबॉलिक क्रिया है, मेटाबॉलिक क्रिया के बाद ये टूटकर नाइट्रोजन युक्त पदार्थ देता है, और वो देता है आपका अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सभी, इनमें से सभी। इसलिए कि आपके बॉडी में एमिनो अम्ल होता है और भोजन ग्रहण करते हैं उसमें प्रोटीन होती है, और दोनों जब आपका मेटाबॉलिक क्रिया होती है तो दोनों विखंडित होती है पचने के बाद, और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, उत्सर्जित पदार्थ बाहर निकलता है, जिसमें आपके 3 पदार्थ बनती है, अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका इसी टाइप का क्वेश्चन रहता है और आपका चैप्टर से ही, थ्योरी से ही क्वेश्चन आता है, थोड़ा से ओवरऑल घुमाया रहता है ताकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो। इसलिए क्वेश्चन से आप हड़बड़ाइए मत, बिल्कुल दम नॉर्मल होके सोचिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। उपापचय क्रिया जो कर रहा है, जो मेटाबॉलिक क्रिया हम करवाए थे और उसके साथ जो बना वही आपका क्वेश्चन है, और आपसे ऑप्शन भी उसी तरीका से डाला गया है। ठीक, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान पे रखते हुए पढ़िएगा और ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे उत्सर्जित पदार्थ को शरीर के कौन से अंग से बाहर निकाला जाता है। यानी CO2 जो है, ये वाला CO2, इस CO2 आपके बॉडी के किस अंग द्वारा बाहर निकलता है, ये भी आपका उत्सर्जित पदार्थ है, ये जानते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ये भी इसको भी बाहर निकाला जाता है। तो ये आपका जो लंग्स है यानी फेफड़ा आपके बॉडी में, उसके माध्यम से इसको बाहर निकाला जाता है। यानी कि उत्सर्जित अंग आपका ये हुआ फेफड़ा यानी लंग्स। बस यही तो है। आपको हम पढ़ाए थे कि आप 4 मानों में 4 उत्सर्जित अंग है जिसके द्वारा उत्सर्जित पदार्थ बाहर होता है। एक आपका लंग्स भी था यानी फेफड़ा भी था जिसके द्वारा CO2 बाहर निकल होता है। वही क्वेश्चन आपका डाल दिया, अब पूछ रहा है, इसलिए ध्यान में रखिए क्वेश्चन इसी टाइप की होती है। बस एक बार आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा आपका इस चैप्टर से, यानी क्वेश्चन कहीं से नहीं छूटेगा। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपका, इसका आंसर आपका फेफड़ा यानी लंग्स होगा। कैसे हुआ ये भी जाने। अब अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक विषैला उत्सर्जित पदार्थ
कौन सा होता है। अब सर्वाधिक विषैला कह रहा है, तो विषैला तो बहुत पदार्थ है, दुनिया में बहुत ऐसा उत्सर्जित पदार्थ है जो विषैला है। बट अब ये क्वेश्चन जो है, ऐसे क्वेश्चन जो है, इस तरीका क्वेश्चन जो है ऑप्शन के अनुसार छाटेंगे, उसमें कौन सबसे ज्यादा विषैला है, उसमें कंपेयर करेंगे एक दूसरे को और तब उसका आंसर मारेंगे। तो पोटेशियम, जो आप जानते हैं कि पोटेशियम ह्यूमन बॉडी में आपका जो इसका जरूरत भी होता है बहुत सारा, ये उतना विषैला नहीं होता है। सोडियम क्लोराइड NaCl आपका बॉडी में होता भी है थोड़ा बहुत की मात्रा में, यानी ये भी उतना विषैला नहीं होता है। और यूरिया भी आपके बॉडी में जो किडनी में पाया जाता है वहां रहता है, वहां से उत्सर्जित होता है, इसलिए ये भी उत्सर्जित है बट उतना हानिकारक नहीं है। लेकिन ये जो अमोनिया है, ये अमोनिया सबसे ज्यादा आपका मछली यानी उभयचर प्राणी जो होता है, जो जल में रहता है, उसके बॉडी में पाया जाता है, इसलिए ये बहुत ज्यादा हानिकारक है। और ये NH3 होता है इसका सूत्र, जो हम आपको थ्योरी में भी बताए थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा C यानी अमोनिया, यानी सर्वाधिक विषैला उत्सर्जित पदार्थ इनमें से, यानी कि ये ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा आपकी अमोनिया। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वही अगर जटिलता कहता तो आपका हो जाता ये वाला यूरिया CH2COCH2, इसका सूत्र होता है सबसे बड़ा NH3 होता है। ठीक, लेकिन हमारा क्या क्वेश्चन का कि हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि विषैला क्या है, विषैला बोले तो हानिकारक कौन है, तो आपका अमोनिया हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान में पढ़िएगा, लैंग्वेज को पकड़िएगा। किसके विसर्जन के लिए सबसे कम जल की आवश्यकता होती है, यानी ये जो H2 है, जो उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकलते समय बर्बाद होती है, उसकी जरूरत होती है, सबसे कम कौन ऐसा जो उत्सर्जित पदार्थ है जो बाहर निकलता है और उसके लिए कम जल की आवश्यकता होती है। तो इससे आप रियलाइज कीजिए कि अमोनिया किस में होता है, मछली में, तो ये भी आपका जल की आवश्यकता ज्यादा होती है, जल में ही रहबे करता है, इसके लिए जल के कोई कमी नहीं है और जल की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। यूरिया ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है और किडनी में, और ह्यूमन बॉडी में भी जल उतना ज्यादा नहीं रहता है, इसमें भी जल आपको जब इस यूरिया को बाहर निकाला जाता है तो बहुत कम मात्रा में निकलता है, क्योंकि सब डी ऑब्जर्व करके और शोषण करके अपना रख लेता है, जो उत्सर्जित पदार्थ होता है उसी को बाहर निकलता है। और यूरिक अम्ल है, तो ये जो आपका है सबसे कम कर रहा है, इसमें भी जल होती है, इसके अपेक्षा कम, बट सबसे कम किसमें ये बताना है, तो यूरिक अम्ल है। तो सोचिए यूरिक अम्ल किस जीव से निकलता है, कौन से प्राणी से निकलता है, तो यूरिक अम्ल, यूरिक एसिड जो है आपका बर्ड यानी कि जो चिड़िया है, चिड़िया यानी जो बर्ड होती है, बर्ड, उसी के द्वारा यूरिक एसिड उत्सर्जित पदार्थ निकलता है। और बर्ड के बॉडी में कितना पानी हो सकता है, देखते हैं बहुत कम, उसमें उसने सिस्टम में नहीं है कि बहुत ज्यादा पानी अर्न कर ले रख के और उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकालने में उसको हेल्प करे। इसलिए जो आपका चिड़िया जो है, चिड़िया से यूरिक एसिड निकलता है और उस यूरिक एसिड को निकलने के लिए बहुत कम, मिनिमम जो है जल यानी H2O की आवश्यकता होती है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका यूरिक अम्ल, यानी कि जो यूरिक एसिड होती है, यही जो है इसी के उत्सर्जित होने के लिए बहुत कम जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये जो है आपका चिड़िया द्वारा उत्सर्जित अंग है, उत्सर्जित पदार्थ है, सॉरी, और ये उत्सर्जित पदार्थ चिड़िया द्वारा होती है, और चिड़िया में जल की बहुत कम जरूरत होती है, बहुत कम जल रखती है अपने बॉडी में, क्योंकि उतना सिस्टम में नहीं है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यूरिक अम्ल। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्लाज्मा छानने का काम नेफ्रॉन का कौन सा भाग करता है। वहां पढ़े थे कि प्लाज्मा जो है, जो बॉडी, किडनी के बॉडी में, किडनी में बहुत ज्यादा संख्या में 10 लाख नेफ्रॉन एक किडनी में पाया जाता है, एक किडनी में 10 लाख, और ये जो 10 लाख बहुत ज्यादा की संख्या में पाया जा रहा है, इसलिए जो भी किडनी का वर्क होता है सब आपका जो है ये नेफ्रॉन करता है। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि वो जो किडनी में नेफ्रॉन पाया जाता है, नेफ्रॉन में भी कौन ऐसा अंग है जो आपका जो ब्लड में प्लाज्मा होती है, वो प्लाज्मा को छानने के काम करती है, छानना को छानती है। तो आपको हम बता दें कि इसमें आपका ये भी पाया जाता है, ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट भी पाया जाता है। तो अब आप ये दोनों तो नहीं होता है, बट अब ये दोनों में आप छाटिए कि इसका आंसर क्या होगा, कौन प्लाज्मा को छानेगा। तो आपके बॉडी में यानी कि ह्यूमन बॉडी में नेफ्रॉन पाया जाता है, और नेफ्रॉन में जो है आपके जो नेफ्रॉन है वो आपको किडनी में पाया जाता है। और ये जो बोमेन संपुट है, जो कप और प्याले के आकार का होता है,
ये जो कप और प्याले के आकार का होता है, यही बोमेन संपुट है जो प्लाज्मा को छानने का काम करता है। जो ऐसे फिगर का होता है, यही प्लाज्मा को छानकर शुद्ध रक्त इधर बॉडी में और आपका इस अशुद्ध जो है उसको बाहर यूरिन द्वारा बाहर निकाल देता है। यानी इसका आपका आंसर हो जाएगा कि जो आपका नेफ्रॉन में बोमेन संपुट पाया जाता है वही आपका प्लाज्मा को छानता है, यानी छानने की काम करती है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बोमेन्स कैप्सूल, या बोमेन संपुट भी कहीं कहीं देता है, इसलिए हड़बड़ाइएगा नहीं, दोनों आपका एक ही नाम है। ठीक, समझ में आपका वहां तक, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और एक एक क्वेश्चन को आप नॉर्मल वे पे समझिए, आप थ्योरी से इसको रिलेट कीजिए कि ये जो क्वेश्चन आपका भाषाई जो बोर्ड पे दिख रही है वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, वो आपको थ्योरी से ही क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आने वाले एग्जाम में आपको पूछने वाले हैं, वो भी बोर्ड एग्जाम आप जो अगले साल जो पेपर देने वाले हैं, यानी 2021 में जो आपका फाइनल पेपर होगा उसमें पूछने वाले क्वेश्चन है जो इस टॉपिक यानी इस चैप्टर से यानी एक्सक्रेशन से है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर कि मनुष्य के शरीर में यूरिया को छानकर शरीर से बाहर कौन करता है। यानी कि मनुष्य के ह्यूमन बॉडी के जो आपके बॉडी में ये जो आपका यूरिया छानता है, ये यूरिया छानने का काम कौन करता है? आपके बॉडी में कौन ऐसा अंग है जो यूरिया को छान को बाहर करने का काम करता है? तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपके बॉडी में जो किडनी है जो 2 की संख्या में होती है, वही ना यूरिया को फंक्शनल यानी उसको निकालने का काम अपना शुरू करता है और उसमें सहायता आपका नेफ्रॉन करता है। बट मेन रूप से आपका जो करता है वो आपका होता है किडनी। और क्वेश्चन एक बार और पढ़िएगा कि इस मनुष्य के शरीर में यूरिया को छानकर शरीर से बाहर कौन करता है। तो आपका बॉडी में जो है वो इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा, इसलिए कि आपके बॉडी में जो है पाया जाता है क्या, किडनी। और किडनी द्वारा आपका जो है यूरिया को बाहर निकलता है। यहाँ आपका यकृत किडनी दे दिया है, इसलिए ये आपका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर आपका होना चाहिए, इसका आंसर होगा आपका वृक्क यानी कि किडनी। इसलिए ऐसा भी आपका क्वेश्चन देगा, एक आध क्वेश्चन ऐसा भी आपका रहता है जो आपको आंसर हटा देगा। ये आपको मिस्टेक से लिखा गया है, यहाँ नहीं होना चाहिए। तो इसका आपका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा कि ह्यूमन बॉडी से जो यूरिया निकलती है वो किडनी के माध्यम से यानी वृक्क के माध्यम से निकलती है, यानी इसका आंसर आपका वृक्क होगा। ठीक, इसमें आंसर नहीं दिया तो मारेंगे इनमें से कोई नहीं, बस हो गया, आंसर आपका ये रहा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है। जो यूरिन है, यूरिन यानी मूत्र, उसका पीला रंग किसके कारण होता है। तो ये जो पीला रंग है आपके बॉडी में, यानी आपके बॉडी में एक यूरोक्रोम वर्णक पाया जाता है, उसी के कारण ये पीला होता है। और यूरोक्रोम जो आपके बॉडी में है वो आपके आरबीसी जो आपके बॉडी में पाया जाता है, रेड ब्लड सेल, इसी के टूटने यानी विखंडन होने से आपको यूरोक्रोम बनता है। और इसी यूरोक्रोम के कारण आपका जो यूरिन है वो आपका हल्का पीला कलर के होता है, जो आपको महसूस भी होगा कि ऐसा होता है। पूरा तो पीला, हल्का पीला कलर को बहुत गौर से देखिएगा तो पता चलेगा। तो इसलिए जो आपका पीला हल्का पीला कलर के यूरिन होता है वो आपका यूरोक्रोम के कारण होता है। और यूरोक्रोम हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है शरीर के किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस का उपयोग किया जाता है। डायलिसिस जो क्रिया होती है, शरीर का कौन ऐसा अंग है जो काम करना बंद कर देता है, तब हम डायलिसिस क्रिया कराने का प्रयास करते हैं, करवाते हैं, जो आपका ये कृत्रिम रूप से होती है। तो ये जो है आपके बॉडी में जो किडनी है जो 2 की संख्या में होती है, अगर दोनों किडनी आपके बॉडी में फेल हो गया यानी काम करना बंद कर दिया यानी वो खराब हो गया, तो मरम्मत वो नहीं किया जाता है। सबसे पहले उसका एक्सचेंज कर सकते हैं आप किडनी का, बट किडनी का मरम्मत नहीं होता यानी बन नहीं सकता है। इसलिए उसके बाद आपका एक ही उपाय है, या तो एक्सचेंज कीजिए या डायलिसिस की क्रिया कीजिए। डायलिसिस करने का मतलब कृत्रिम रूप से उसका ब्लड का प्यूरिफाई कराइए, तो वो आपका रहता है किडनी यानी वृक्क। ये वृक्क ही एक ऐसे आपके बॉडी में है कि अगर ये खराब हो गया किसी कारणवश यानी कार्य करना बंद कर दिया तो डायलिसिस क्रिया कराया जाता है, जो कृत्रिम रूप से आपका ब्लड का प्यूरिफाई होता है। ठीक,
तो ये आपका किडनी खराब होने से होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन रहा वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है, यानी वृक्क का रचनात्मक और एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं होता है, वो कौन होता है। तो वृक्क में क्या पाया जाता है, नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन कितने संख्या, बहुत की संख्या पाया जाता है, एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है, इसलिए उसको रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। तो इसलिए इसको जो है आप जो नेफ्रॉन है, इस नेफ्रॉन को ही हम वृक्क रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। बहुत की संख्या में पाया जाता है और लगभग सारे वर्क नेफ्रॉन के द्वारा होता है किडनी का, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। पिछले साल आपका पूछा भी है, रिपीटेड क्वेश्चन है, हमें आपके लिए लाए हैं ताकि आपका आने की संभावना क्वेश्चन ज्यादा है, चैप्टर का VVI क्वेश्चन है, तो ध्यान में रखिएगा। तो नेफ्रॉन इसका आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 10 नंबर आपका क्वेश्चन बोलता है इनमें से किस श्रेणी में मनुष्य आता है। तो इसको कैसे आप छाटिएगा, इनमें से किस श्रेणी में मनुष्य आता है। तो हम आपको बता दें, मनुष्य जो है यानी ह्यूमन जो है वो उत्सर्जित पदार्थ में क्या निकालता है, मेनली रूप से जो किडनी से है वो यूरिया निकलता है। तो यूरिया जो निकालता है उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, अमोनिया निकालता है उसको किस कैटेगरी में रखते हैं, और जो यूरिक एसिड निकालता है उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, उसके अनुसार इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा। देखिए ऑप्शन भी वैसा ही दिया है। तो मनुष्य निकालता क्या है, तो अपना ये उत्सर्जित पदार्थ में मेन रूप से यूरिया निकालता है, और यूरिया जो निकालता है हम उसको यूरियोटेलिक के अंतर्गत रखते हैं, ठीक। और ये जो यूरियोटेलिक के अंतर्गत रखते हैं इसमें ह्यूमन रहता है, और ह्यूमन यूरिया को बाहर करता है, यानी यूरिया उत्सर्जित करता है, ठीक। तो हम आपको बताए भी थे कि 4 पार्ट में बांटा गया है। जो ह्यूमन या जो जीव जंतु जो उत्सर्जित करता है, जैसा पदार्थ उत्सर्जित करता है, उस कंपाउंड के आधार पर उसका नामकरण किया गया, उसको नाम में रखा गया, यानी कि उसको उस कैटेगरी में रखा गया। तो मनुष्य यूरिया उत्सर्जित करता है, इसलिए मनुष्य को यूरियोटेलिक कहा जाता है, यानी यूरियोटेलिक जीव ये होते हैं। तो कहिएगा यूरियोटेलिक जीव के अंतर्गत कौन आएंगे, तो ह्यूमन आएंगे जो यूरिया उत्सर्जित करता है। यूरिया उत्सर्जित करने वाले सारे जीव आ जाएंगे। आपका जैसे मेढक भी होता है, मेढक भी आपका यूरिया उत्सर्जित करता है, तो ये भी आपको यूरियोटेलिक के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक। तो इसमें आपका यूरियोटेलिक के अंतर्गत मानो जो है यूरिया निकलता है, तो वो कौन सा कैटेगरी में आएंगे, तो यूरियोटेलिक में, ठीक। आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और हम आपको बता दें कि ये जो आपका 10 क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट में भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जो आपके आने की संभावना। अब ये जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे ये भी क्वेश्चन आने की संभावना है, लेकिन उसके अपेक्षा थोड़ा सा कम, लेकिन पहले उस पर ध्यान दीजिएगा सबसे ज्यादा, फिर आइएगा इस पर, यानी सारे क्वेश्चन इसमें आपके इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है, यानी ये जो वृक्क है आपका इसका काम क्या है, क्या करता है, ह्यूमन बॉडी में करता क्या है, काहे के लिए 2 लगा हुआ है, जो केसरुकी दंड में जो पीछे आपके लगा हुआ है, एक राइट साइड और लेफ्ट साइड, काहे के लिए लगा है, क्या काम करता है, वृक्क का आखिर फंक्शनल वर्क क्या करता है। तो ये जो इसका एक ही काम है, वो भी मात्र और मात्र उत्सर्जन का ना, यानी उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकाला है, इसलिए ये उत्सर्जित अंग होता है और ये उत्सर्जन का काम करता है, यानी कि ये उत्सर्जन का काम करता है, इसलिए उत्सर्जित अंग है, और इससे उत्सर्जित पदार्थ बाहर होता है जो यूरिया के रूप में होती है, ठीक। तो वृक्क का एक ही जैव प्रक्रम का हिस्सा है जो उत्सर्जन का काम करता है, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर आपका, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है। अब रेजिन जो है पौधा का उत्सर्जित पदार्थ है, यहां तक आपको स्पष्ट कर दिया, बट किस पौधा का उत्सर्जित पदार्थ है ये आपको बताना है, जो हम आपको बताए भी हैं, और आप इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पौधे के उत्सर्जित अंग में जो भी क्वेश्चन आती है ज़्यादा MCQ क्वेश्चन में वही उठती है, यानी मल्टी चॉइस यानी ऑप्शन वाले ही क्वेश्चन उठती है, और वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो पूछने की संभावना एक रहता ही है, जो आपका टॉपिक दिया गया है बिहार बोर्ड में आपके सिलेबस में, ठीक। तो आपका जो रेजिन है किस पौधे से उत्सर्जित है, रेजिन सबसे पहले तो उत्सर्जित अंग है पौधा का। अब किस पौधा से निकलता है, तो ये जो आपका चीड़ का जो पौधा होता है, नाम भी सुने होंगे, देखे भी हुए कहीं ना कहीं, बहुत विशाल पौधा ये होता है, उसके माध्यम से ये रेजिन निकलता है,
है और चिपचिपा ये भी होती है। ये भी आपका जो है इसका जो स्ट्रेस यानी जो डाली होती है इसके स्ट्रेस होने से ऐसे ऐसे निकलता है, बट ये चीड़ के पौधा से ज़्यादा निकलता है। ये भी आपका चिपचिपा पदार्थ होती है और ये ह्यूमन के लिए यूजफुल भी है, कहीं कहीं वर्क बहुत काम आती है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चीड़, यानी कि आपका चीड़ के पौधे से ये जो है रेजिन बाहर निकलता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो 13 नंबर आपका क्वेश्चन है, वृक्क के अंदर के भाग होता है। अब वृक्क यानी किडनी के अंदर के भाग कौन होगा? तो देखिए, तो वृक्क के अंदर के भाग कहने का मतलब कि ये जो किडनी जो है, ये जो किडनी है जो सेम के बीज के आकार का होता है, इस किडनी के अंदर के भाग को क्या कहेंगे और ये बाहर के भाग को क्या कहेंगे, यही बात कर रहा है। तो हम आपको पढ़ाए भी थे, आप यहाँ से भी आप स्पष्ट कर सकते हैं। अंदर वाला जो है आपका मेंडुला हो जाता है और बाहर वाला कॉर्टेक्स हो जाता है, यानी कि अंदर भाग पूछ रहा है तो मारेंगे मेंडुला, यानी वृक्क के अंदर के भाग को मेंडुला कहा जाता है और बाहर के भाग को कॉर्टेक्स रहता है। वही कॉर्टेक्स आवरण लिए हुए आपके वृक्क को सुरक्षित रखता है, सलामत रखता है, यानी कि उसको सुरक्षा गार्ड के रूप में उसको रखता है ताकि उस पर चोट न लगे और वो सुरक्षित रहे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि वृक्क के अंदर का भाग का मेंडुला कहा जाता है, वही अगर बाहर का भाग रहता तो आपका कॉर्टेक्स आंसर होता। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला 14 नंबर क्वेश्चन आपका है, रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाना क्या कहलाता है? यानी कि होता है बहुत सारे डिजीज, यानी कोई आपके पास बीमारी हो तो आपके ब्लड में यूरिया की मात्रा, आपका शुगर की मात्रा बढ़ जाता है। तो यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगा तो हम उसको क्या कहेंगे, वो कौन सा बीमारी होगा, उसका नाम क्या रखेंगे? तो यूरिया का मात्रा आपका बढ़ेगा तो यूरेमिया कहलाएगा। उसके नाम से ही उसमें स्पष्ट है, यूरिया ज़्यादा बढ़ जाना यानी यूरेमिया नामक बीमारी हो जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है यूरेमिया। ठीक, इसलिए ध्यान पे रखिएगा, क्वेश्चन अलग नहीं है। देखिए क्वेश्चन जो हम पढ़ाए उसी से रिलेटिव है। अब यूरिया बढ़ गया तो उसको क्या कहेंगे, उसका नाम ही होता है यूरेमिया। ठीक, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यूरेमिया। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और यूरिया बढ़ भी जाता है बहुत सारे इंसान में कुछ डिजीज होने के कारण, इसलिए ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस श्रेणी में मछली आते हैं? बस उसी तरीका से क्वेश्चन ये आ गया, जैसे मनुष्य किस श्रेणी में आते हैं, तो मनुष्य के बॉडी से क्या निकलता है? आपका मनुष्य के बॉडी से निकलता है यूरिया, वो आ गया यूरियोटेलिक। अब हमारे बॉडी में ये पूछ रहा है मछली, तो मछली के बॉडी से क्या निकलता है? तो मछली के बॉडी से हम बता दें कि इसके लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा पानी आपका अमोनिया निकालने के लिए चाहिए, इसलिए आपके मछली के बॉडी से उत्सर्जित पदार्थ के रूप में अमोनिया निकलता है। और अमोनिया आपको हम बता दें कि मछली आप कहीं खरीदे गए होंगे या आपके घर आया होगा तो एक बहुत गंदा सा स्मेल आपको पता चल रहा होगा, वो स्मेल आपका अमोनिया होता है। और उस अमोनिया जो उससे निकल रहा है तो उसको हम किस जीव के अंतर्गत रखेंगे, किस कैटेगरिया के अंतर्गत रखेंगे, तो हम बता दें इसके नाम से स्पष्ट है। अगर जिस जीव से अमोनिया निकल रहा है वो अमोनोटेलिक जीव कहलाता है, यानी अमोनोटेलिक जीव के अंतर्गत आता है। अमोनोटेलिक जीव लिखिए या अमोनोटेलिक लिखिए, तो मछली जीव वहाँ बोल ही दिया तो अमोनोटेलिक के अंतर्गत क्या आएगा, मछली। आपका जो भी पानी में ज़्यादा रहने वाला जीव है, मछली हो गया, बहुत सारे और भी आपका होता है जीव, वो जो पानी में रहता है, ओनली फॉर पानी में, ये नहीं कि पानी में भी रहे या धरती पर रहे, वो नहीं, जो पानी में ज़्यादा रहता है वो आपको अमोनिया उत्सर्जन करता है और उसको अमोनोटेलिक के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन आपको समझ में आई होगी, यही जो क्वेश्चन है थोड़ा सा आपके चैप्टर के राउंड ओवर से थोड़ा सा बाहर क्वेश्चन पूछता है, वो भी हम आपको पढ़ाए हुए हैं और आपको समझ में आ रहा होगा। 4 टाइप को पढ़ाए थे एक डायग्राम लेकर। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको, इनमें से कौन पदार्थ उत्सर्जित पदार्थ बाहर निकलता है, यानी कि इनमें से कौन पदार्थ उत्सर्जित पदार्थ बाहर निकलते हैं। कहने का मतलब है कि ये जो क्वेश्चन आपका बोल रहा है, इनमें से कौन पदार्थ उत्सर्जित पदार्थ बाहर निकलता है, यानी कि ये जो है आपका एक पदार्थ है, 4 पदार्थ दिया गया है जो उत्सर्जित पदार्थ में बाहर निकलता है। अब ऑप्शन से देखिए कि किसमें, तो जोड़े, गोंद, दोनों, इनमें से सभी, यानी कि इसका थोड़ा सा ऑप्शन
उटपटांग है यानी इधर उधर है, बट आपके क्वेश्चन में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि क्वेश्चन का ऑप्शन ही नहीं पता चलता है कि कह क्या रहा है, बट इसको पकड़िए यानी समझिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो कह रहा है कि एक इसमें से कोई ऐसा ऑप्शन है जो उत्सर्जी पदार्थ है वो बाहर निकलता है। तो आप इसके बारे में नाम कहीं ना कहीं सुने हैं, गोंद, गम, ये किस में होता है, पौधा में उत्सर्जी पदार्थ होता है, बाहर निकलता है, जाइलम द्वारा बाहर निकाला जाता है, पुराने जाइलम के साथ बाहर निकलता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, गोंद, जो आपके उत्सर्जी पदार्थ के रूप में बाहर निकलता है, जो पौधे में उत्सर्जी पदार्थ के रूप में पाया जाता है, चिपचिपा होता है और उसको बाहर निकाला जाता है। इंग्लिश में इसको कहा जाता है गम। ठीक, तो इस प्रकार का भी ऑप्शंस पकड़ने का प्रयास कीजिए, इसीलिए आपके लिए लेकर आया गया है। और अगला क्वेश्चन बहुत 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 बढ़िया क्वेश्चन है और आपको लैंग्वेज भी बिल्कुल समझ में आया हुआ है, कह क्या रहा है, पढ़िए। तो क्वेश्चन है, मनुष्य में सामान्य मूत्र का कितना आयतन होने पर मूत्र त्याग आवश्यकता हो जाता है, यानी कि ह्यूमन बॉडी में जो आपका यूरिन है कितना मात्रा हो जाने पर मैक्सिमम आपको मूत्र त्याग करने की लास्ट तक यानी यूरिन को बाहर निकालने की उसको इंडिकेट करने लगता है कि अब तो निकाल दीजिए, नहीं तो अब आपके बॉडी के लिए हानिकारक है, क्योंकि ये एक प्रकार का ये भी आपका उत्सर्जी पदार्थ है, तो समय समय पर इसका निकालना भी बहुत जरूरी है। तो उसका एक आपका मात्रा है जिसका एवरेज में आपको निकाल ही देना चाहिए, नहीं निकालेगा तो आपके बॉडी को हानिकारक करता है। तो वो इंडिकेट करता है मैक्सिमम जो अब आपका 250 से 300 ml जाता है ना, तो बॉडी आपको इंडिकेट करने लगता है कि अब तो निकाल दो, अब तो निकाल दो, यानी बाहर निकालने की अनुमति देती है। ठीक, तो ये आपके बॉडी में 250 से 300 ml होने के बाद निकाल देने की अनुमति देती है। वही क्वेश्चन आपको कर रहा है, कितना आयतन होने पर मूत्र बाहर निकालने की यानी यूरिन बाहर निकालने की आवश्यकता होती है, इतना यानी कि 250 से 300 ml। डिजिट सहित आप याद रखिएगा, बिल्कुल डिजिट सहित क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन है, वृक्क प्रति मिनट कितना रक्त फिल्टर करता है। किडनी के बारे में कर रहा है और वो भी रक्त फिल्टर करने के बारे में, ना कि यूरिन। रक्त प्रति मिनट, और डिजिट सुनिए, प्रति मिनट कितना रक्त फिल्टर करता है, तो ये प्रति मिनट 125 ml जो है, आप यूनिट सहित याद रखिएगा क्योंकि ml और लीटर और मिलीलीटर में आपको जो है कंफ्यूजन करेगा। तो 125 प्रति मिनट 125 ml रक्त फिल्टर करता है। 1 मिनट में 125 ml रक्त को फिल्टर कर यानी शुद्ध कर ये बॉडी में भेज देता है। ठीक, ऐसे ये पूरे 24 घंटा में 180 लीटर ये जो है रक्त को फिल्टर करता है। लेकिन ये जो 180 लीटर है इसमें होता क्या है कि वो जो आपके बॉडी में 6 से 7 लीटर रक्त होता है उसी को रिसाइक्लिंग करके फिल्टर करते रहता है। बट ये जो आपका जो है ये 125 ml रक्त को पूरे बढ़िया से फिल्टर करके और उसको शुद्ध करके आपके बॉडी में भेज देता है। ठीक, तो 125 ml रक्त को फिल्टर करता है, इतना ध्यान में, इसको आप ध्यान में मत रखिएगा, कोई जरूरत नहीं है, आपके जानकारी लिख के बताते हैं। बट जो वृक्क है प्रति मिनट आपका 125 ml रक्त फिल्टर करता है, इसलिए इसका आंसर होगा 125 ml। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, पोषण तत्वों को पुनः अवशोषण किस अंग द्वारा होता है, यानी जो पोषक तत्व होता है उसमें जो आपके प्रक्रिया होता है रीअब्जॉर्प्शन यानी कि पुनः अवशोषण की क्रिया में इनमें से किस अंग द्वारा पुनः अवशोषण की क्रिया होती है, यही चीज कर रहा है। तो ये आपको कहाँ से पकड़ाएगा, तो हम जो नेफ्रॉन के फिगर पढ़ा रहे थे, नेफ्रॉन के फिगर में जब हम एक्सप्लेन कर रहे थे तो उसमें हम आपको बताए थे कि कुछ इसमें ऐसा अंग है जो रीअब्जॉर्ब करता है, यानी जो चीज़ जरूरत की भी है हमारे बॉडी में, जो यूरिन के साथ यानी जल के साथ बाहर निकल रहा है, अगर जरूरत हो रहा है तो अगले स्टेप में उसको फिर हम रीअब्जॉर्ब कर लेता है मेरा बॉडी। रीअब्जॉर्ब करके इसमें कुछ ऐसा अंग है कि रीअब्जॉर्ब करके उसको अवशोषण कर लेता है, उसको बाहर निकलने नहीं देता। अगर निकलने लगेगा तो आपके बॉडी के सारे एनर्जी खत्म हो जाएंगे और यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाएंगे, जो आपके जरूरत के लिए भी है। ठीक, तो वो चीज क्रिया करता है आपका ये जो यू आकार का जो आपका यू आकार का ये जो आपका हेलने लूप होता है, इसी का काम होता है रीअब्जॉर्ब कर लेना। यहाँ जो यू आकार का ऐसे लगल था, ऐसे यू आकार का था और यहाँ आके ये फिर ऐसे हो गया, यहाँ से यूरिन फ्लो हो रहा था। तो ये जो आपका यू आकार का है, यही ना आपका यहाँ से फिर ये H2O यहाँ निकलता था, फिर H2O, फिर यू आकार का जो हेलने लूप है ये आपका
रीऑब्जर्व कर लेता था। वही चीज़ यहाँ कर रहा है कि ये जो आपका हेनले लूप है, यानी कि यू आकार का जो ये लूप है, ये वाला जो हम आपको नेफ्रॉन पढ़ा रहे थे उसमें पढ़ाए थे, यही आपका रीऑब्जर्व कर लेता है, पुनः अवशोषण कर लेता है। उसमें जितने भी हमारे बॉडी के जरूरत वाले जो आपके पदार्थ होती है, वो जो हानिकारक होता है उसको निकालता है। जल भी आपके जरूरत वाले होती है, उसको बाहर ज़्यादा नहीं निकलने देता है, अपना पूरा अवशोषण कर लेता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा तरीका से वहाँ एक्सप्लेन भी किया है, यहाँ भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर है। अब क्वेश्चन एक क्या कर रहा है, तो देखिए, एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में प्रतिदिन कितना मूत्र बनता है। यानी एक वयस्क मनुष्य कहने का मतलब कि एक वयस्क मनुष्य कौन होता है, जो परिपूर्ण हो जाता है, हर वर्क को कर सकता है, उसमें प्रतिदिन, एक दिन की बात कर रहा है, प्रतिदिन यूरिन कितना उसमें बनता है वो बात कर रहा है, ना कि आपका क्या ब्लड है, यूरिन के बारे में कर रहा है। तो ये को ह्यूमन में प्रतिदिन एक दिन में आपका 1.5 लीटर से थोड़ा सा कम, यानी 1.45 लीटर जो है यूरिन बनता है, और ये आपका स्रावित होता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ये 1.45 लीटर यूरिन उसमें बनता है, और बाकी जो है फिर ब्लड के साथ अवशोषित हो जाता है। इतना यूरिन आपका एकदम फिक्स लीटर, मतलब ये आपका यूनिट है, इतना आपका बनता है। इसलिए आपको डिजिट सहित एग्जाम में पूछ देता है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन को ध्यान में पड़ेगा। लैंग्वेज सबसे बड़ी चीज होती है, कोई भी क्वेश्चन आप लैंग्वेज नहीं पकड़ पाइएगा तो उसका आंसर भी नहीं पकड़ पाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन है, अमीनो अम्ल के विखंडन से बनने वाले उत्सर्गी पदार्थ होता है। यानी एमिनो अम्ल जो विखंडित होते हैं उससे कौन पदार्थ बनता है। एक क्वेश्चन आपको ऊपर भी पढ़ाया गया है, अब यहाँ भी, वहाँ प्रोटीन था, यहाँ एमिनो अम्ल है। बात एक ही है, थोड़ा सा है कि एमिनो अम्ल टूट रहा है, वहाँ प्रोटीन टूट रहा था। तो प्रोटीन भी एमिनो अम्ल के साथ ही जब आपका मेटाबॉलिक क्रिया होती है तब टूटती है, और आपका एमिनो अम्ल है तो मेटाबॉलिक क्रिया के बाद ही प्रोटीन के साथ वो ये होगा तो आपको टूटेगा। तो टूटने के बाद क्या बनेगा, तो ये नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बनाता है, और वो आपका अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा डी। इनमें से सभी ये तीनों चीज यहाँ बनाती है, यूरिक अम्ल, अमोनिया और आपका यूरिया, अमोनिया और यूरिक अम्ल। इसलिए आंसर हो जाएगा तीनों इनमें से सभी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान में रखिएगा, इसलिए कि क्वेश्चन जो आपको रिपीट हो रहा है और बहुत बार पूछा भी गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गोंद एवं रेजिन किसके द्वारा निकलता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि गोंद और रेजिन है क्या। तो गोंद और रेजिन जो है पौधे का उत्सर्जी अंग है। अब किसके द्वारा निकल रहा है, तो उसके पहले हम ये जानेंगे कि एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो उत्सर्जी अंग है पेड़ पौधे का। तो पेड़ पौधा में जो आपका जाइलम होती है, वो भी जाइलम में पुराने जाइलम, उसके द्वारा ये जो है आपका निकलता है। और जाइलम का काम ही है ढोने का काम। तो उत्सर्जित पदार्थ ये जो है आपका कोई जरूरत नहीं है पेड़ पौधे के लिए, इसलिए ढो के इसको बाहर निकाल देता है। इसलिए जाइलम द्वारा ये बाहर निकलता है। कहीं कहीं आपका पुराने जाइलम भी दे देगा, तो उसके लिए मत हड़बड़ाइएगा, आपका आंसर वही होगा, पुराने जाइलम। ठीक, तो आंसर इसका आपका हो गया जाइलम। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर है, इनमें से किस श्रेणी में चिड़िया आती है। देखिए आ ही गया क्वेश्चन, तीनों टाइप का आपका क्वेश्चन आ गया ऑप्शनल बाई, कि कैसे कब पूछ सकता है उसके अनुसार। तो चिड़िया क्या निकलती है, बर्ड के साथ उत्सर्जित पदार्थ क्या निकलता है, यूरिक एसिड। और यूरिक एसिड के निकालने के लिए बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, और इसलिए क्योंकि आपका चिड़िया जो है वो ज़्यादा पानी आप ले नहीं सकता है वो चिड़िया, और उसको उत्सर्जित पदार्थ निकलना है, इसलिए उसमें यूरिक एसिड निकलता है, बहुत कम पानी उसकी आवश्यकता होती है। और ये जो है आपको जो यूरिक एसिड निकलता है उसको किस कैटेगरी में रखा जाता है, मतलब किस में रखा जाएगा। तो जो यूरिया निकलता है जो ह्यूमन में, तो हम आपको बताएं कि यूरियोटेलिक के अंतर्गत आएंगे। अब जो आपका एसिड निकल रहा है वो आपका यूरोकोटेलिक के अंतर्गत निकलेगा, यानी बर्ड जो है यूरोकोटेलिक जीव के अंतर्गत आते हैं, और ह्यूमन यूरियोटेलिक, और जो आपका मछली जो है अमोनोटेलिक के अंतर्गत आता है। ठीक, तो आपको तीनों आपका ऑप्शन दे देगा फंसाने के लिए, इसलिए आप ध्यान से रखिएगा कि बर्ड जो है यूरोकोटेलिक है, नॉट यूरोटेलिक, यूरोकोटेलिक,
ऑप्शन आपका ए यानी यूरोकोटेलिक के अंतर्गत आपके बर्ड जो है, जीव जो है, चिड़िया जो है यूरोकोटेलिक जीव के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि वो यूरिक एसिड बाहर निकाल रहा है अपने बॉडी से, और यूरिक एसिड निकालने के लिए बहुत कम मिनिमम जल की आवश्यकता होती है। ठीक, आपको ये समझ में आया होगा। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है, रक्त को कृत्रिम विधि से छानने को कहते हैं, यानी ब्लड जो है, ब्लड को कृत्रिम रूप से छानने की क्रिया को क्या कहेंगे? तो ये जो आपका इसका आंसर है, यानी कि ये जो आपका इसका आंसर है, इसमें आपका थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है। इसका आंसर आपका अपोहन और डायलिसिस दोनों होगा। ये थोड़ा सा मिसिंग हो गया है टाइप करने में। इसका आंसर अपोहन और डायलिसिस इसलिए होगा कि रक्त जो है आपका कह रहा है कि कृत्रिम रूप से, यानी कि कृत्रिम रूप से जो डायलिसिस क्रिया कराया जाता है, उसी डायलिसिस क्रिया को अपोहन भी कहा जाता है हिंदी में। तो इसका आंसर आपको कहीं अपोहन देगा या डायलिसिस देगा, यानी कि इसका आंसर अगर बनाना चाहें तो सी होगा आंसर ए और प्लस बी, यानी कि अपोहन और डायलिसिस दोनों। ठीक, तो इसका आपका आंसर ये दोनों हो जाएगा। यानी इसमें से कोई ही आपको ऑप्शन में देगा वहां आंसर में, या तो अपोहन दे दे या आपको डायलिसिस दे दे, यानी कि उसी का नाम है, डायलिसिस का ही नाम है अपोहन। जो हम कृत्रिम रूप से डायलिसिस करके ब्लड को प्यूरिफाई करके उसमें भेजते हैं, वही क्रिया को हम कहते हैं अपोहन या डायलिसिस। हिंदी में अपोहन और इंग्लिश में डायलिसिस। ठीक, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अपोहन या डायलिसिस, उसी का हिंदी नाम है और उसका इंग्लिश नाम है। तो इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगले क्वेश्चन है 25 नंबर। मनुष्य में मूत्राशय से किस आकार, मनुष्य का जो मूत्राशय है वो किस आकार का होता है? यूरिनरी ब्लडर जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, वो किस आकार का होता है? तो हम आपको बता दें कि वो जो है एक मसल संरचना जो होती है थैला की तरह होती है, वो नाशपाती का आकार का ऐसा आकार लिया रहता है, और इसी में आपका यूरिन जो है स्टोर होता है, जो 250 से 300 ml यूरिन को स्टोर करके और इंडिकेट करता है कि आप निकालिए, ये अब भर चुका है, अब इसमें ज़्यादा रखिएगा तो आपके बॉडी के लिए नुकसान है। तो वो है जो है आपका, ये इसका आकार जो है आपका नाशपाती के आकार का होता है। ठीक, इसमें कुछ नहीं करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। वृक्क की बाहरी भाग को कहते हैं, यानी वृक्क का वहां अंदर की भाग को हम मेंडुला कहते थे, अब यहाँ बाहरी भाग गया तो बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं। और वो जो कॉर्टेक्स है आपके जो किडनी है उसको सुरक्षा रखता है, यानी कि उसको चोट लगने से बचाता है, उस पर किसी प्रकार का जो उस पर चोट लगने की संभावना होता है उससे वो सुरक्षा रखता है, वो अपने पर ले लेता है, एंड कॉर्टेक्स उसका सुरक्षा कवच है आपका किडनी का। ठीक, तो बाहरी भाग को कॉर्टेक्स और अंदर की भाग और पूछे तो मेंडुला, जो पिछला जो हम क्वेश्चन में आपको बताए हैं। तो बाहरी भाग आप जान गए कॉर्टेक्स। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है 27 नंबर आपका। इनमें से किसका पूर्ण अवशोषण नहीं होता है? अब देखिए, अब ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है, अब ध्यान से पढ़िएगा। पूर्ण अवशोषण नहीं होता है, यानी पूर्ण अवशोषण कहने का मतलब रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है, यानी पुनः अवशोषण। अगर एक बार वो निकल गया तो फिर से उसको अवशोषण नहीं करेगा। तो इसमें जब हम आपको बाहर उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकलवा रहे थे, तो इसमें ऐसा भी आपका उत्सर्जित पदार्थ है जो एक बार बाहर निकलता है तो फिर उससे अवशोषण नहीं किया जाता है, क्योंकि वो हमारे बॉडी के लिए 1% भी जरूरत लायक नहीं है, इसलिए वो निकलता है तो उसको हम निकाल कर बाहर निकाल ही फेंकते हैं। वो है आपका यूरिया, जो आपके बॉडी के लिए 1% भी आपका जरूरत नहीं है, बल्कि ज्यादा देर रहता है तो हानिकारक ही करता है, इसलिए यूरिया को रीअब्जॉर्ब नहीं करते हैं, यानी उसको बाहर निकाल देते हैं। कुछ ऐसा पदार्थ है जिसको हम रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, जरूरत रहती है उसको बाहर निकलने से रोक लेते हैं कि हमारे बॉडी के लिए जरूरत है, आप रह जाइए, इसको निकलने दिए। तो ये है आपका यूरिया, जो हमारे बॉडी के लिए कहीं भी जरूरत नहीं है, ये आपको उसको बाहर निकाल देते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए जो आपका क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्लाज्मा से नहीं छनता है? तो हम आपको बता दें कि जब हम आपको नेफ्रॉन के बारे में पढ़ा रहे थे, जो नेफ्रॉन में आपका बोमेन संपुट लगा रहता है वो प्लाज्मा को छानने का काम करता है। तो प्लाज्मा को छानने का काम कर रहा है, यानी प्लाज्मा छान को ब्लड से अलग कर दे रहा है और खून को यानी ब्लड का आपका शुद्ध कर दे रहा है, और यूरिन अलग हो जा रहा है, वो यूरिन आपका बाहर निकल जाता है। तो उसी में यानी कि उस जो आपका रक्त जो छाना जाता है, यानी उसका जो डायलिसिस
डायलिसिस होती है, छाना जाता है सॉरी, उसमें आपके ब्लड के साथ यूरिया नहीं, उसके साथ आपका प्रोटीन भी रहती है, जो आप छानते समय यानी कि जब आप नेफ्रॉन से छानते हैं उस समय इस क्वेश्चन में जो आपका ऑप्शन दिया है इसमें कह रहा है कि जब आप प्लाज्मा को छानते हैं तो उस समय उसके साथ और क्या नहीं आपका जो है नहीं निकलता है, यानी कि ब्लड में और भी बहुत सारी चीज होती है, प्रोटीन होता है, तो क्या नहीं निकलता है, तो ये जो बाबू आपका प्रोटीन है, ये प्रोटीन आपके ब्लड से बाहर नहीं निकलता है, बल्कि ये आपका यानी ये नहीं छनाता है, ये ब्लड में ही आपका मिक्स रहता है और उसी के साथ आपका राउंड ओवर आपके बॉडी में जाता है, क्योंकि आपके बॉडी में प्रोटीन की बहुत जरूरी होती है और प्रोटीन आपके बॉडी के लिए यानी ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत लाभदायक होती है, ना कि आप जब छान रहे हैं प्लाज्मा को तो उसके साथ आपका प्रोटीन निकल जाए। प्रोटीन नहीं निकलता है, जो भी अवशिष्ट पदार्थ रहती है वो आपका बाहर निकलता है, जैसे यूरिया हो गया, आपका सोडियम हो गया, जो NaCl हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, सारे चीज छानकर यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाती है। तो ये क्वेश्चन आपका है, एक बार और देखिए कि इनमें से कौन प्लाज्मा से नहीं छनता है, तो उस ये जो है आपका प्रोटीन जो है प्लाज्मा से नहीं छनता है, यानी कि ये जो है आपके ब्लड में के साथ ही रहता है, न कि ये छन के बाहर होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। अब हम लोग का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था संभावित वो खत्म हुआ। अगले क्लास में हम मिलेंगे सब्जेक्टिव को लेकर, वो भी आपका संभावित प्रश्न। तब तक के लिए बने रहें, फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में सब्जेक्टिव लेकर और एक एक क्वेश्चन को दैनिक जीवन से रिलेट करके उसका आंसर देंगे। जो आप थ्योरी पढ़े हैं बस उसी से सारे क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं, देख रहे हैं, प्रीवियस पे कराएं शो, आपको संभावित लाए शो, और जो आने वाले जो पेपर है आपको इसी सब क्वेश्चन के अंतर्गत आने वाला है इस टॉपिक से। फिर जो अब इसका जो सब्जेक्टिव बच रहा है वो हम अगले क्लास में हम और आप मिलकर उसे भी इस अच्छी तरह से बनाएंगे और कौन कौन सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं हम अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के बने रहिए। ओके बाय, थैंक यू।